कहाँ है कायरा? तो क्या हुआ? इतनी आसानी से मत कहिए कि आप कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मना लेंगी, जबकि आप अभी तक उससे मिली भी नहीं हैं। ऋषभ अपने हाथों की घड़ी करते हुए मजाकिया ढंग में अर्पिता को कहने लगा। हालांकि बाकी लोगों को नहीं पता था कि ऋषभ अर्पिता से जुड़ी सारी बातें पता कर रहा था। जब जब अर्पिता ने ऑफिस से बाहर रहकर काम करने के लिए अप्लाई किया था, तभी ऐसी अफवाहें फैली थी कि अर्पिता को ना ही कायरा से मिलने का मौका मिला, बल्कि उसे चोट भी लग गई। वो सच में बहुत बड़ी मुश्किल में थी। अभी इस तरह व्यवहार करके वो सिर्फ अपने आप को बेइज्जती से बचाना चाहती थी, इसलिए शायद वो कोई कंप्लेंट नहीं कर रही थी, राइट? लेकिन एक हफ्ते का समय खत्म होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा और फिर उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी जाना होगा। किसने कहा कि मैं कायरा से नहीं मिल पाई? अर्पिता ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसने ऋषभ की ओर एक नजर उठाते हुए देखा और अपने हर शब्द के बाद सांस लेते हुए कहने लगी, कायरा आज 10 बजे मित्तल कॉर्पोरेशन में मेरे साथ पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने के लिए आने वाली है। क्या कहा तुमने? ऋषभ की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने अर्पिता की बात सुनी। अर्पिता की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सबके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कायरा को ये पब्लिसिटी डील पसंद आई थी और वो अर्पिता से मिलने खुद मित्तल कॉर्पोरेशन आ रही थी। अर्पिता शायद शर्त जीत सकती थी। अर्पिता ने अपने आसपास मौजूद लोगों की हैरानी भरी आंखों को इग्नोर किया और आगे चलने लगी। अपना सिर झुकाकर वो ऋषभ के हैरान चेहरे की ओर देखते हुए कहने लगी, अभी 10 बजने के लिए थोड़ा समय बाकी है। तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऋषभ अर्पिता की बात सुनकर चिढ़ गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि अर्पिता ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़कर सेक्रेटरी के पास गई और उसे कहने लगी कि 10 बजे के बाद वो मीटिंग रूम में कायरा के साथ उसका स्लॉट बुक कर दे और बाकी की तैयारियां भी कर दे। पलटकर वो अपनी सीट के पास वापस चली गई और अपना कंप्यूटर शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से पढ़ने लगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी ने भी बाजी को इस तरह पलटते हुए एक्सपेक्ट नहीं किया था और कोई भी ऋषभ की हेल्प नहीं करने वाला था, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, बल्कि उन्हीं को तो अर्पिता ने जो अभी अभी कहा उस पर शक होने लगा। इंडस्ट्री में सबको पता था कि कायरा का बिहेवियर थोड़ा एरोगेंट है। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स थे जो उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर उसे पब्लिसिटी डील के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन कायरा हमेशा उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। तो अर्पिता को उसने कैसे हाँ कह दिया? अभी तो 10 भी नहीं बजे थे, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारे लोग आतुरता से कायरा का वेट कर रहे थे। समय बीते जा रहा था। 9:50 मीटिंग रूम को ऑलरेडी खाली कर दिया गया था और वहाँ फ्रेश फ्लावर और खाने का सामान रख दिया गया था। 9:55 मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय वापस आ गए थे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो बाहर रहकर अपना काम कर रहे थे। वो सब लोग असल में कायरा की एक झलक देखना चाहते थे। आखिरकार कायरा इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। हालांकि उसकी ऑफिशियल फोटोज और इवेंट की फोटो के अलावा उसकी पर्सनल फोटो देख पाना बहुत मुश्किल था। सब लोग इस बात को जानने के लिए आतुर थे कि वो असल में कैसे दिखती होगी। डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे एम्प्लॉय थे जो उसके फैन थे। उन्होंने तो अपने कैमरे भी रेडी करके रखे थे और साथ ही उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए सिग्नेचर बुक भी। 10 बज चुके थे। कायरा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? किसी ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए निराशा से पूछा। जब उसने देखा कि 10 बज चुके थे, लेकिन फिर भी कायरा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। ट्रैफिक जाम लगा होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? थोड़ा और इंतजार कर लो। 10 मिनट तक और इंतजार किया गया, लेकिन अभी भी कायरा का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। ऋषभ, जो कि हार के डर में मरा जा रहा था, मौके का फायदा उठाते हुए डेस्परेट होकर कहने लगा, कितने झूठ बोलकर सबको बहला तो नहीं लिया। जैसे ही ऋषभ नहीं है कहा, सबकी नजरें अर्पिता की ओर चली गई। अर्पिता को भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही वो पूछताछ करने के लिए अपना फोन निकालने लगी, ऋषभ ने उसका फोन छीन लिया। अर्पिता ने अपनी आईब्रो कसते हुए उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो मैंने आपसे पूछना चाहिए। आपने सच में बहुत हिम्मत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की और हमें बेवकूफ बनाने की?
ऋषभ अर्पिता की ओर देखते हुए गर्व से कहने लगा, आप तो पहले भी चाहती थी ना कि मैं घुटने पे बैठकर आपसे माफी मांगू। ऐसा लग रहा है कि शायद आपको घुटनों पर बैठकर हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। मेरा फोन वापस करो, अर्पिता ऋषभ से कहने लगी। हालांकि वो पहले कभी कायरा से नहीं मिली थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कायरा बिना बताए कभी भी ऐसे अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगी। जरूर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा। अब तुम्हें डर लग रहा है, ये तो तुम्हें हम सबसे झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। ऋषभ अपने आसपास मौजूद अपने कलीग्स की ओर देखते हुए जोर से कहने लगा। बहुत से लोग ऋषभ की बातें सुनकर अर्पिता की ओर गुस्से में देखने लगे। अब उन्हें भी लगने लगा था कि अर्पिता ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्हें लगने लगा कि अर्पिता कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मनाने में नाकाम हो रही है। हालांकि अगर उसने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उन सब लोगों को ये कहकर बेवकूफ बनाया था कि वो आज कायरा से मिलने वाली है, तो उसने अपनी हदें पार कर दी थी। आखिरकार उन्होंने कायरा को देखने के लिए बहुत मेहनत की थी। मीटिंग में वीआईपी सेटअप लगाया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भी कायरा का ख्याल रखने के लिए नोटिस दे दिया था। और अब सब कुछ मजाक में तब्दील हो गया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अर्पिता को ऋषभ से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा इंसान जो उसे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने आगे बढ़कर अपना फोन लेना चाहा। हालांकि अर्पिता के पास कायरा का नंबर नहीं था, लेकिन उसकी मैनेजर का तो था। कायरा ने पर्सनली अर्पिता से मिलने के लिए हाँ कहा था और पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने के लिए भी हामी भरी थी। तो उसकी मैनेजर अर्पिता का फोन नहीं उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। अगर तुम झूठ नहीं कह रही हो तो तुम्हें सबको बताना होगा कि 10:10 होने के बाद भी कायरा अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची है। क्या तुम इस बारे में भी सबको बेवकूफ बनाने की सोच रही हो? ऋषभ को लगने लगा था कि अर्पिता अपना फोन लेकर सबसे पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढ रही है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फोन वापस कर दूं, तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर सबसे माफी मांगनी होगी। ऋषभ की बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। अर्पिता का संयम अब जवाब दे चुका था। अब ऋषभ की ओर देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अर्पिता की आंखें गुस्से से लाल हुए जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे इंसान में तब्दील हो चुकी है। वो चिढ़कर गुस्से में ऋषभ की ओर देखते हुए कहने लगी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा फोन वापस करो। ऋषभ अर्पिता को गुस्से में देखकर डर गया और उसने चुपचाप उसका फोन वापस कर दिया। हालांकि जैसे ही अर्पिता ने ऋषभ के हाथों से अपना फोन लिया, ऋषभ वापस अपने पहले जैसे अवतार में आ गया। वो पीछे होकर अर्पिता की ओर देखने लगा। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं, मिस अर्पिता? सब लोग देख रहे हैं, आखिर आपका इरादा क्या है? इससे पहले कि ऋषभ अपनी बात खत्म कर पाता, अर्पिता ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे अपना फोन छुड़ाने लगी। अर्पिता ने जैसे ही ऋषभ के हाथ को छोड़ा, वो जमीन पर जा गिरा, अपनी कलाई को पकड़ते हुए, जिसमें उसे अभी भी दर्द हो रहा था। वो सिंपैथी पाने के लिए दर्द में कराहने लगा। हालांकि अर्पिता अपने कलीग्स की ओर पलटकर कहने लगी, ये बात सच है कि कायरा ने आज यहाँ आने के लिए हाँ कहा था और इस बात का मेरे पास सबूत भी है, मेरी ईमेल इनबॉक्स में। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। नॉनसेंस! अगर कायरा ने यहाँ आने के लिए हाँ कहा था तो वो अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? ऋषभ जमीन से उठते हुए कहने लगा। ये सोचते हुए कि अर्पिता ने इतनी हिम्मत थी कि वो उसका हाथ पकड़ सके, ऋषभ उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं पता लगाने की जरूर कोशिश करती। अर्पिता ऋषभ की ओर देखते हुए कायरा के मैनेजर का नंबर डायल करने लगी। फोन कटने से पहले 2 बार रिंग हुआ। ये देखते हुए ऋषभ कहने लगा, देखा आप सब लोगों ने, कायरा के मैनेजर ने अर्पिता का फोन तक नहीं उठाया। इसका मतलब तुम हम सबसे झूठ कह रही थी। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया है। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, लॉबी से सेक्रेटरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आते हुए कहने लगी, कायरा आ गई है, कायरा आ गई है।